सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने जो पिछला चैप्टर किया है वो हमारा पूरा हो गया था। आज हम करेंगे क्षितिज का पाठ। ठीक है, मेरे बचपन के दिन, इसका सार में पठन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और ईमानदारी से सुनोगे बेटा। ठीक है, सार समझाने का, बताने का अर्थ हमारा क्या होता है कि आपको वो चैप्टर आराम से, आसानी से, शॉर्ट में समझ आ जाए और फिर आप उसको अच्छे से प्रश्न उत्तर दे सको, MCQ कर सको। ठीक है बेटा, पाठ शुरू करते हैं। मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है। किस प्रकार की विधा का वर्णन है बेटा? यहाँ पर संस्मरण है जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में अपने बचपन व स्कूल कॉलेज के दिनों की खट्टी मीठी यादों को संजोया है। उन्होंने उस वक्त के सामाजिक जीवन, लड़कियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, अपने घर का माहौल, उनके प्रति उनके माता पिता का सकारात्मक रवैया व अपने स्कूल के सहपाठियों के बारे में बताया है। जैसा कि आपसे अगर पूछा जाए अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आपके जो फ्रेंड हैं उनके बारे में बताओगे। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, आपके फ्रेंड कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, अपने माता पिता के बारे में ये सभी आप बताओगे। ठीक है, ऐसा ही उन्होंने बताया। कुछ खट्टी सी यादें हैं, कुछ मीठी सी यादें हैं जो महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर बताई हैं। इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि उस वक्त जब ये मेरे बचपन के दिन पाठ लिखा गया, संस्मरण लिखा गया, उस समय का वर्णन है कि इस पाठ में लेखिका ने बताया कि उस वक्त लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। लोग लड़कियों को आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। छात्रों, कुछ भाग्यशाली अगर बच भी जाती थी तो उनके साथ जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता था। लेकिन लेखिका खुशकिस्मत थी। खुशकिस्मत मीन्स अच्छी किस्मत वाली थी। अच्छी थी कि उनके घर में इस तरह का कोई माहौल नहीं था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी छोटा सा सहयोग दिया। किसकी बात हो रही है बच्चों? महादेवी वर्मा की। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि उनके परिवार में 200 वर्ष बाद किसी लड़की ने जन्म लिया था। छात्रों, इसको रेखांकित करना है कि उनके परिवार में कितने वर्षों के बाद लड़की हुई थी? 200 साल बाद। और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उनके दादाजी ने माता दुर्गा की पूजा आराधना की थी। जैसे हम नवरात्रे करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं नवरात्रों में, उसी प्रकार उनके दादाजी ने भी दुर्गा माता की पूजा की और उनसे यह मांगा कि हमारे घर में लड़की हो। उनके पिताजी बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति थे। लेखिका जो महादेवी वर्मा हैं, उनके पिताजी के बारे में बताया गया है, वे बहुत ही स्वतंत्र ख्यालों के थे, विचारों के थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री पढ़ लिख कर विदुषी बने। विदुषी क्या होती है बच्चों? विद्वान और विदुषी, लिंग बदल दिया गया है। अच्छी ज्ञाता बने उस चीज़ की। उनके पिता अंग्रेजी जानते थे और घर में उर्दू और फारसी सभी लोग जानते थे। छात्रों, उनके पिता क्या जानते थे? इंग्लिश जानते थे और घर में उर्दू और फारसी सभी जानते थे। उनकी माता जी जबलपुर की थी। लेखिका की माता जी कहाँ की थी? जबलपुर की थी और हिंदी और संस्कृत जानती थी। छात्रों, ये याद रखना है बेटा। उनके पिता अंग्रेजी जानते थे और घर में जो मेंबर थे वो उर्दू और फारसी जानते थे और उनकी माता जी जो जबलपुर की थी वो हिंदी और संस्कृत जानती थी। इसलिए हिंदी और संस्कृत पढ़ना उन्होंने अपनी माता से सीख लिया। किसकी बात है? महादेवी वर्मा जी ने। क्योंकि आप सबसे पहले क्या सीखते हैं? जो आपकी मम्मा आपको बोलना सिखाती है, चाहे वो कौन सी भी भाषा है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, या मराठी है, तेलुगु है, मलयालम है, कोई भी भाषा अगर आप सीखते हैं, बचपन में बोलना आपकी मम्मा सिखाती हैं, तो वो आप ऐसा ही
ऐसी ही भाषा सीख लेती हैं। देखिए, उन्होंने अपनी माता से सीखा। लेखिका कहती हैं कि उनकी माता ने उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने की प्रेरणा दी। पंचतंत्र में 5 प्रकार की कहानियाँ होती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ नैतिक शिक्षा की प्रेरणा देती हैं। लेखिका की उर्दू और फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ने से मना कर दिया। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह मीरा के पदों को बहुत सुंदर तरीके से गाती थी। मीराबाई के पदों को वो अच्छे से गाती थी तथा गीता का पाठ भी करती थी। गीता पढ़ती थी। लेखिका ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। अब लेखिका को स्कूल भेजने का समय आ गया। इनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग था, इसलिए वहाँ उनका मन बिल्कुल नहीं लगा और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। जब आप किसी चीज़ में किसी का भी मन नहीं लगता है तो वो काम नहीं करते हैं। फिर उनके पिता ने उन्हें क्रास्थवेंट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ उन्हें सीधे 5वीं क्लास में प्रवेश मिला, एडमिशन मिला। वहाँ का माहौल लेखिका के घर के जैसा ही था। वहाँ पर एक मेस भी थी, जहाँ बिना लहसुन और प्याज का खाना मिलता था। वहाँ लेखिका का मन पढ़ाई में लगने लगा। वो छात्रावास में रहती थी। छात्रावास क्या होता है छात्रों? हॉस्टल में रहती थी, जहाँ एक कमरे में 4 लड़कियाँ एक साथ रहती थी, क्योंकि हॉस्टल में अकेला अकेला कमरा नहीं दिया जाता, तो मिल के 2 लड़कियों को 3 या 4 को दिया जाता था। तो जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, वो 4 लड़कियों के साथ उस कमरे में रहती थी। छात्रावास में उनकी पहली सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान बनी। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। छात्रावास में हॉस्टल में उनकी सबसे पहली फ्रेंड कौन बनी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। छात्रावास में सब सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री के नाम से जानते थे। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि किसको कवित्री नाम से संबोधित किया जाता था। तो आपको क्या करना है? सुभद्रा कुमारी चौहान को। यहाँ लेखिका भी अब कविताएं लिखने लगी थी, लेकिन वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि मैंने लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या होता है बच्चों कि एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी को इस बारे में पता चल जाता है, जो कवित्री थी। अब तब उन्होंने क्या किया कि छात्रावास के सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि महादेवी वर्मा भी लिखती हैं। इसके बाद उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। जैसे आपके भी फ्रेंड बन जाते हैं, इसी प्रकार महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की भी दोस्ती हो गई। अब दोनों मिल बैठकर कविताओं की तुकबंदी करती थी। जैसे कोई फ्रेंड होता है, जैसे मान लीजिए आपका पढ़ने वाला फ्रेंड होता है, तो आप पढ़ते रहोगे। अगर आपका नाकारा दोस्त बन जाता है तो आप सच में पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसी प्रकार जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी की दोस्ती हो जाती है तो वो क्या करती हैं कि मिलकर बैठकर कविताओं की तुकबंदी करती हैं। उन दिनों हिंदी का बहुत प्रचार और प्रसारण हुआ करता था। लेखिका अपनी कविताएं छपवाने के लिए स्त्री दर्पण पत्रिका में भेजने लगी। जब किसी को कुछ छपवाना होता है तो हमें मैगजीन में वो चीज़ देनी होती है, तो उस मैगजीन का नाम क्या था? स्त्री दर्पण। जब भी उस पत्रिका में उनकी कविता छपती तो वो बहुत खुश हो जाती। उसी वक्त गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन शुरू किया था और आनंद भवन इस असहयोग आंदोलन का केंद्र था, जहाँ पर खूब हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार होता था। वहाँ पर अक्सर कवि सम्मेलन होते रहते थे और उन कवि सम्मेलनों में लेखिका भी भाग लेती थी। लेखिका कौन है बेटा? महादेवी वर्मा। इन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय रवाकर श्रीधर पाठक जी होते थे। ये उनके कौन थे? कवि। कवि सम्मेलन में वो हमेशा ही प्रथम आती थी। सुमित्रा नंदन पंत कौन थी बताइए? महादेवी वर्मा। लेखिका कहती थी कि उन्होंने 100 से अधिक मेडल जीते थे। एक बार लेखिका को एक चांदी का कटोरा इनाम के तौर पर मिला, जिसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई थी।
ठीक है। नक्काशी क्या होती है बच्चों, उसमें क्या करना, तराश कर उनको कुछ बनाया जाना। उन्होंने उस कटोरे को जब सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाया तो उन्होंने खुश होकर लेखिका से उसी कटोरे में खीर खिलाने की फरमाइश कर दी। गांधी जी अक्सर आनंद भवन आया करते थे और उनके छात्रावास की लड़कियां भी 1 आना 2 आना बचाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन कोष में दान देती थी कि अपनी जो पॉकेट मनी होती है उसमें से बचा बचा कर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें वो दान करती थी। जब लेखिका ने गांधी जी को यह चांदी का कटोरा दिखाया तो गांधी जी ने उनसे वो कटोरा मांग लिया। वापस घर जाकर जब उन्होंने यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बताई तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा कि खीर तो तुम्हें मुझे खिलानी ही पड़ेगी, चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। इसके कुछ समय बाद सुभद्रा कुमारी चौहान उनके हॉस्टल में चली गई। उसके बाद कोल्हापुर की जेबू निशा उनके साथ उनके कमरे में रहने लगी। अब उनकी दूसरी फ्रेंड कौन बनी बेटा, जेबू निशा, जो उनके काम में बहुत मदद करती थी, जिस वजह से उन्हें अपनी कविताएं लिखने का खूब समय मिल जाता था। वह मराठी बोलती थी। अब जो उनकी जेबुनिसा फ्रेंड बनी है उनकी लैंग्वेज क्या थी बच्चों, मराठी। इसलिए लेखिका को भी उनसे मराठी सीखने का मौका मिल गया। छात्रावास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाली अलग अलग प्रदेशों से आई सभी छात्राएं एक साथ रहती थी। सबके बीच प्रेम, अपनापन, सौहार्द था। कहीं भी कोई वैमनस्य नहीं था कि आपस में उनमें कोई भेदभाव नहीं था। इसके बाद लेखिका आगे की पढ़ाई के लिए विद्यापीठ चली गई। ठीक है छात्रों, लेखिका कहती है कि मेरे बचपन के संस्कार ताउम्र क्या होता है, पूरे उम्र तक, जब तक वो जी इस तक रहे। इसके बाद लेखिका अपने पड़ोसी जबारा के नवाब साहब के बारे में बताती है, जिनकी नवाबी अंग्रेजों ने छीन ली थी और वो उनके पड़ोस में आकर रहने लगे। नवाब साहब की बेबी को लेखिका ताई कहती थी। जो नवाब साहब थे उनकी बीबी को जो महादेवी वर्मा जी ताई कहकर पुकारती थी। जैसे आप भी अपनी किसको ताई बोलते हो, ताऊ जी की वाइफ को। और उनके बच्चे लेखिका को की माँ को चाची जान कहते थे। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छा खासा मेलजोल हो गया। दोनों परिवार सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाने लगे। लेखिका के छोटे भाई का नाम भी मनमोहन नवाब साहब की बीवी ने ही रखा था, जो आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। अंत में, ठीक है छात्रों, ये सारे के सारे आपको एमसीक्यू में पता चल जाएंगे। ठीक है, अंत में लेखिका क्या कहती हैं छात्रों कि उस समय लोगों के बीच अपनापन व प्रेम था, समाज में सौहार्द व एकता का वातावरण था, लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के 30 त्योहार मनाते थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे यह सब एक सपना था। लेखिका कहती है, काश अगर आज भी वही माहौल होता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। ठीक है छात्रों, ये आपने मेरे बचपन के दिन पाठ की समरी आपने सुनी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें आज भी अपने त्योहारों को, अपने रीति रिवाजों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाना है और समाज में हमें अब भी सौहार्द व एकता का वातावरण रखना है छात्रों। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जो हमारा ये पाठ था यहीं पर संपूर्ण हुआ। ठीक है, अगली कालांश में नए प्रकरण के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप इस पाठ को दोबारा से पठन करेंगे और जो एमसीक्यू बेटा आपके पास जाएंगे उसको आपको कंप्लीट करके भेजना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर अपनी नई क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।